दोस्तों, हमारे इतिहास में एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी, भोपाल गैस कांड घटना। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी। तो इस वीडियो में हम थोड़ा इतिहास में जाके इतिहास से इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो देखते हैं कि मतलब पूरी कंप्लीट डिटेल लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो पूरी डिटेल वीडियो है, तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसी घटना थी और लोगों के साथ इसमें क्या हुआ था। ठीक है, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आप लोग बने रहिए और देखिए कि क्या क्या हुआ था उस समय। ठीक है, तो देखिए, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ तक इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए 3 दिसंबर सन 1984। दूसरा है कि 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। और भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो जहरीली गैस का नाम भी आगे आएगा इसमें। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड था गैस का नाम। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। आगे पढ़ते हैं। तो भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2,259 थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3,787 की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8,000 से 8,000 लोगों की मौत तो 2 सप्ताह के अंदर हो गई थी। लगभग अन्य 8,000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गए थे। तो दोस्तों देखिए, इस जगह पे हमारे लिए ये कि ये तो मिथाइल आइसोसाइनाइड इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि ये कीटनाशक बनाने के लिए उपयोग किया जाता था इसका। और देखिए, आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 259 थी और मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय है इस बारे में। ठीक है, तो अन्य 8,000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गए थे। आगे पढ़ते हैं। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 5,58,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478 थी। ठीक है, और 3,900 तो बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गए। दोस्तों, ये बहुत ही भयानक घटना थी हमारे इतिहास में। भोपाल गैस त्रासदी को लगातार मानवीय समुदाय और उसके पर्यावास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटना में गिना जाता है।
इसलिए 1993 में भोपाल की इस त्रासदी पर बनाए गए भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस त्रासदी के पर्यावरण और मानव समुदाय पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को जानने का काम सौंपा गया था। तो 1993 में दोस्तों भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 1993 में भोपाल की इस त्रासदी पर गठन किया गया था भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, और इस त्रासदी के पर्यावरण और मानव समुदाय पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को जानने का काम सौंपा गया है। ठीक है, अब घटना पूर्व देखते हैं क्या है। ठीक है, सन 1969 में UCIL कारखाने मतलब यूनियन कार्बाइड लिमिटेड कारखाने का निर्माण हुआ। 1969 में हुआ था दोस्तों इस कारखाने का निर्माण हुआ, जहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। 1969 कारखाने का निर्माण हुआ और जहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। सन 1979 में मिथाइल आइसोसाइनाइड के उत्पादन के लिए नया कारखाना खोला गया। कारकों का योगदान। नवंबर 1984 तक कारखाना के कई सुरक्षा उपकरण न तो ठीक हालत में थे और न ही सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन किया गया था। देखिए दोस्तों, दिसंबर 1984 में तो ये घटना ही घटी 3 दिसंबर को, और नवंबर 1984 तक कारखाने के कई सुरक्षा उपकरण न तो ठीक हालत में थे और न ही सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन किया गया था। दोस्तों देखिए, इस तरह की जो भी घटना घटती है ना, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी को चलाने वाली मशीनरी होती है, तो उनके उनका जो काम होता है उसी में कहीं ना कहीं खोट होता है, इसलिए ऐसी घटनाएं घट जाती है। जैसे अभी आपने विशाखापट्टनम में देखा 7 तारीख को जो विजैग वाली जो घटना घटी, उसमें भी यही हुआ। उसमें भी कंपनी का जो मशीनरी था उसी में दिक्कत था, जिसकी वजह से घटना घट गई। और सबसे ज़्यादा तो आम लोगों को परेशानी होती है ना ऐसी घटनाओं से। तो आगे पढ़ते हैं कि देखिए, स्थानीय समाचार पत्रों के पत्रकारों की रिपोर्टों के अनुसार कारखाने में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे मैनुअल अंग्रेज़ी में थे, जबकि कारखाने में कार्य करने वाले ज़्यादातर कर्मचारी को अंग्रेज़ी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। अब बताइए, जिसको अंग्रेज़ी का ज्ञान नहीं है वो अंग्रेज़ी कैसे पढ़ेगा। और दोस्तों देखिए, जैसे अगर हमारा मज़दूर वर्ग भी है, मान लीजिए वो मज़दूर ही क्यों न है, तो उसको हमें नियमित रूप से शिक्षित भी करते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा चाहे वो कोई भी हो, शिक्षा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो किसी भी तरह का काम करता हो, चाहे वो मज़दूरी ही क्यों ना करता हो। तो मज़दूरी का काम करता है, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हम उसको शिक्षा नहीं दे सकते या उसको गाइड नहीं कर सकते। अभी आपने देखा हाल ही में जो महाराष्ट्र में जो 16 मज़दूर जो ट्रेन की पटरियों पे चलते हुए जिनकी डेथ हो गई, तो आप ये बताइए कि अगर उनको जहाँ वो काम करते थे अगर उनको नियमित रूप से शिक्षा दी जाती या उनको ये चीज़ बताया जाता कि भले ही पैसेंजर ट्रेन अभी नहीं चल रही हैं, लॉकडाउन की वजह से पैसेंजर ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, लेकिन मालगाड़ियाँ तो चल रही हैं ना, फ्रेट ट्रेन तो चल रही है ना, माल की जो आवाजाही होती है वो ट्रेनें तो चल रही हैं। मज़दूर स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं ना, जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है। अगर उनको ये चीज़ें पता होती तो वो पटरी पे ना तो कभी चलते और ना ही उस पे पटरियों पे सो जाते। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि चाहे हमारा वो कोई भी वर्ग हो हमारे सोसाइटी का, उसको एजुकेट करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। ओके,
आपको भी अगर मौका मिले तो आप लोगों को गाइड करिए, सिखाइए चीज़ों को, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ज़्यादातर कर्मचारी को अंग्रेज़ी का बिल्कुल नहीं ज्ञान नहीं था, और वहाँ पे जितने भी मैनुअल रखे हुए थे सब अंग्रेज़ी में थे। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने भी काम करना बंद कर दिया था। समस्या यह थी कि टैंक संख्या 610 में नियमित रूप से ज़्यादा MIC गैस भरी थी, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस भरी थी, तथा गैस का तापमान भी निर्धारित 4.5 डिग्री की जगह 20 डिग्री था। मिक को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, मिक को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। देखिए, ऐसी स्थितियां थी, तभी ये घटना घटी। गैस का निस्तार, तो 2 से 3 दिसंबर की रात्रि को टैंक E610 में पानी का, देखिए दोस्तों, अगर कभी एग्ज़ाम में आ गया कि टैंक संख्या कौन सी थी, तो E610 अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि जो भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस निकली थी वो कौन सी गैस थी, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड थी। तो ये क्वेश्चन अक्सर हमेशा एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, या चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये पूछा जाता है। तो टैंक संख्या E610 में पानी का रिसाव हो जाने के कारण अत्यंत ग्रीष्म व दबाव पैदा हो गया, और टैंक का अंदरूनी तापमान 200 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसके तत्पश्चात इस विषैली गैस का रिसाव वातावरण में हो गया। 45 से 60 मिनट के अंतराल पर लगभग 30 मीट्रिक टन गैस का रिसाव हो गया। बताइए, गैस का बादल, इन विषैली गैसों का प्रवाह भोपाल शहर में दक्षिण पूर्वी दिशा में था। भोपाल के वातावरण में जहरीली गैसीय बादल के प्रभाव की संभावनाएं आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। संभवतः मिक के उपरांत गैस के बादल में फोस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि के अवशेष पाए गए थे। निस्तारवाद, इस त्रासदी के उपरांत भारतीय सरकार ने इस कारखाने में लोगों के घुसने पर रोक लगा दी, अतः आज भी इस दुर्घटना का कोई स्पष्ट कारण एवं तथ्य लोगों के सामने नहीं आ पाया है। शुरुआती दौर में CBI तथा CSIR द्वारा इस दुर्घटना की छानबीन की गई थी। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल रिसर्च। दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव, भोपाल की लगभग 5,20,000 लोगों की जनता इस विषैली गैस से सीधी रूप से प्रभावित हुई, जिसमें 2 लाख लोग 15 वर्ष की आयु से कम थे और 3,000 गर्भवती महिलाएं थीं। उन्हें शुरुआती दौर में तो खांसी, उल्टी, आंखों में उलझन और घुटन का अनुभव हुआ। 2,259 लोगों की इस गैस की चपेट में आकर आकस्मिक ही मौत हो गई। 1991 में सरकार द्वारा इस संख्या की पुष्टि 3,928 पे की गई। दस्तावेजों के अनुसार अगले 2 सप्ताह के भीतर 8,000 लोगों की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गैस से होने वाली मृत्यु की संख्या 3,787 बतलाई गई है।
स्वास्थ्य देखभाल। रिसाव के तुरंत बाद चिकित्सा संस्थानों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। कुछ सप्ताह के भीतर ही राज्य सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए कई अस्पताल एवं चिकित्सालय खोले तथा साथ ही कई नए निजी संस्थान भी खोले गए। सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में 70% से ज़्यादा चिकित्सक कम पढ़े लिखे थे। वे इस रासायनिक आपदा के उपचार के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे। 1988 में चालू हुए भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर ने 8 वर्षों के लिए जिंदा पीड़ितों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया, जो सुविधा आज भी उनके लिए उपलब्ध है। पर्यावरण पुनर्वास। 1989 में हुई जांच से यह जानकारी प्राप्त हुई कि कारखाने के समीप का पानी और मिट्टी मछलियों के पनपने के लिए हानिकारक है। आर्थिक पुनर्वास। त्रासदी के 2 दिन के पश्चात ही राज्य सरकार ने राहत का कार्य आरंभ कर दिया। जुलाई 1985 में मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने राहत कार्य के लिए लगभग $1,40,00,000 की धनराशि लगाने का निर्णय लिया। अक्टूबर 2003 के अंत तक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अनुसार 5,54,895 घायल लोगों को व 15,310 मृत लोगों के वारिसों को मुआवजे का कुछ अंश दिया गया है। यूनियन कार्बाइड कारखाने के विरुद्ध प्रहार। दुर्घटना के 4 दिन के पश्चात 7 दिसंबर 1984 को यूसीसी के अध्यक्ष और सीईओ वारेन एंडरसन की गिरफ्तारी हुई, परंतु 6 घंटे के बाद उन्हें $2,100 के मामूली जुर्माने पर मुक्त कर दिया गया था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और प्लीज़ करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और चैनल, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। आपको इसी तरीके की जो भी खबर रिलेटेड या जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, बार बार नहीं। अगर आपने कर दिया है तो फिर दोबारा नहीं करना। थैंक यू, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।